अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर ज़ैनब और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस के अबाउट, यानी आज हम चैप्टर नंबर के जो 4 है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यानी हम देखेंगे कि वो जो पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आज हम डिस्कस कर देते हैं। कहता है मरकज़ी बैंक की तारीफ़ करें, डिफ़ाइन सेंट्रल बैंक। किसको कहता है डिफ़ाइन करें? नंबर 1 पे वो बात करते हैं कि आप डिफ़ाइन करें सेंट्रल बैंक को, यानी मरकज़ी बैंक जो है उसको डिफ़ाइन करें, उसकी तारीफ़ को बयान करें। उसकी तारीफ़ क्या है? यानी वो कहते हैं डिफ़ाइन सेंट्रल बैंक यानी मरकज़ी बैंक की तारीफ़ करें, तो हम वो कर लेते हैं। कहते हैं मरकज़ी बैंक मुल्क में बैंकारी और ज़र के निज़ाम का सरबराह होता है। कहते हैं कि जो आपका मरकज़ी बैंक है, जो आपका सेंट्रल बैंक है, वो मुल्क में जो बैंकारी सिस्टम है और ज़र के निज़ाम का सरबराह है। इसका बुनियादी और अवलीन असूल मुल्क की फलाहबूद करना है और नफ़ा कमाना इसके लिए सामने हैसियत रखता है। तो बेसिकली आपका जो मरकज़ी बैंक है, जो आपका सेंट्रल बैंक है, वो कहते हैं वो मुल्क में जो बैंकारी का निज़ाम है, जो बैंकिंग सिस्टम है और जो ज़र का निज़ाम है उसका सरबराह है, यानी उसका ऑर्गेनाइज़र है। उसका जो बुनियादी और अवलीन मकसद है, कहते हैं उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो उसका बुनियादी जो मकसद है वो मुल्क की फलाहबूद होता है और नफ़ा कमाना उसके लिए जो है वो सानवी है। कहते हैं जो उसके लिए प्रॉफिट है अर्न करना है वो उसके लिए उसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है। और जो मरकज़ी बैंक है वो मुल्क में बैंकारी और ज़र के निज़ाम का सरबराह है और जो बुनियादी और अवलीन मकसद है उसका मुल्क की फलाहबूद है और नफ़ा कमा उसके लिए जो है वो सानवी हैसियत, थर्ड जो इसकी जो हैसियत है यानी वो सानवी हैसियत रखता है। आगे कहते हैं मरकज़ी बैंक के असूल कौन कौन से हैं? कहते हैं डिफ़ाइन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल बैंक। कहते हैं मरकज़ी बैंक के असूलों को बताएं कि वो कौन कौन। फिर वो कहते हैं कि उसके लिए जो नफ़ा कमाना है वो सानवी हैसियत। मरकज़ी बैंक कहते हैं कि डिफ़ाइन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल बैंक कौन से हैं? कहते हैं माशी इस्तेकाम है, कौमी मफाद है, ज़र को कंट्रोल करने की जो मौसर हिकमत अमली है उसको बताएं, सियासी दबाव से आज़ाद है और निज़ाम ज़र की हिफाजत है। कहता है माशी इस्तेकाम सोशल स्टेबिलिटी है, कौमी मफाद यानी आपका जो मुल्की मफाद है उसकी बात करता है। फिर कहता है ज़र को कंट्रोल करने की जो मौसर हिकमत अमली है उसकी वो बात करता है। फिर कहते हैं सियासी दबाव से आज़ाद है, फ्रीडम फ्राम द पॉलिटिकल, और निज़ाम ज़र की हिफाजत करता है। उसके कहते हैं कि जो निज़ाम ज़र है, जो उसकी ज़र की जो चीज़ें हैं उसकी हिफाजत करता है। कहते हैं माशी इस्तेकाम है, आपका कौमी मफाद है, ज़र को कंट्रोल करने की जो मौसर हिकमत अमली है वो उसको अपनाता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि सियासी दबाव से आज़ाद है, यानी वो जो उसको पॉलिटिकल प्रेशर है वो उससे बेसिकली आज़ाद है। और उसके बाद कहता है कि वो ज़र को कंट्रोल करने में वो मौसर हिकमत अमली को अपनाता है, वो सियासी दबाव से आज़ाद है, यानी जो फ्री फ्राम पॉलिटिकल है प्रेशर है वो प्रेशर से आज़ाद है और निज़ाम ज़र की हिफाजत करता है, यानी इसके जो निज़ाम ज़र है यानी जो आपका पैसा है उसकी वो हिफाजत फरमाता है, यानी निज़ाम ज़र की हिफाजत फरमाता है। फिर वो कहते हैं कि मरकज़ी बैंक के जो असूल हैं आइनी हदूद से क्या मुराद है? कहते हैं कि जो मरकज़ी बैंक के असूल आइनी हदूद हैं, यानी आपकी मरकज़ी बैंक के असूल के आइनी हदूद से क्या मुराद है? कहता है मरकज़ी बैंक हुकूमत की तरफ से जारी करदा कवानीन की हदूद में रह कर काम करता है। कहता है जो सेंट्रल बैंक है वो हुकूमत की तरफ से जो जारी करदा कवानीन है, जो कानून है, उसकी हदूद में रह कर काम करता है। मरकज़ी बैंक ना सिर्फ खुद आइनी हदूद में रह कर काम करता है बल्कि दूसरे बैंकों और माली इदारों को भी बताई गई हदूद में रह कर काम करने की तलकीन करता है। जो आपका सेंट्रल बैंक है वो आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो जारी करदा कवानीन है उसकी हदूद में रहकर यानी उसकी जो लिमिट में रहकर काम करता है। फिर मरकज़ी बैंक को कहते हैं जो सेंट्रल बैंक है वो ना सिर्फ खुद आइनी हदूद में रहकर काम करता है, ना सिर्फ वो कहते हैं कि आइनी हदूद में रहकर काम करता है बल्कि दूसरे बैंक और माली इदारों को भी बताई गई हदूद में रहकर काम करने की तलकीन करते हैं। तो कहते हैं कि जो आपका सेंट्रल बैंक है बेसिकली आपका जो सेंट्रल बैंक है वो आपकी हुकूमत की तरफ से जारी करदा जो कवानीन है, जो असूल हैं, उसकी हदूद में रहकर काम करता है। और मरकज़ी बैंक कहता है ना सिर्फ आइनी हदूद में रहकर काम करता है बल्कि दूसरे बैंक और माली इदारों को भी बताई हुई जो हदूद हैं उसमें रहकर करने की काम की तलकीन जो है वो डिस्कशन जो है वो तलकीन जो है वो बेसिकली वो करता है। आगे कहते हैं मरकज़ी बैंक के जो असूल हैं यानी जो उसकी कौमी मफाद हैं उससे क्या मुराद है? वो कहते हैं कि जो मरकज़ी बैंक के कौमी मफाद हैं उसको डिस्कस करें, वो बताएं कि जो असूल कौमी मफाद हैं वो बेसिकली क्या है। तो मरकज़ी बैंक का जो बुनियादी मकसद है वो कहते हैं जिसका जो कौमी मफाद है उसका जो बुनियादी मकसद होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव वो नफ़ा कमाना नहीं बल्कि कौमी मफाद है। ये बैंक कौमी मफाद को हर चीज़ में मुकद्दम रखता है। कहते हैं कि जो मरकज़ी बैंक है, जो आपका सेंट्रल बैंक है, वो उसका जो बुनियादी मकसद है वो नफ़ा कमाना नहीं बल्कि कौमी मफाद है, यानी उसका जो नफ़ा कमाना उसके लिए सानवी हैसियत रखता है और जो कौमी मफाद होती है वो उसके लिए बुनियादी हैसियत रखता है। ये बैंक कौमी मफाद को हर चीज़ मुकद्दम रखता है। कहते हैं जो कौमी मफाद है, जो आपका जो कौम का पर्पज़ है, जो कौम जिससे बेनिफिट हासिल होता है वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन जो मरकज़ी बैंक के जो असूल हैं और यानी कौमी मफाद है उसको वो सेकंड ऑब्जेक्टिव है, यानी जो उसका नफ़ा कमाना है उसके लिए सानवी हैसियत रखता है, लेकिन जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसका
कौमी मफाद है। मरकज़ी बैंक को नोट जारी करने की इजाज़त क्यों दी गई? कहते हैं शुरू में तमाम तजारती बैंकों को नोट जारी करने की इजाज़त थी, जिसकी वजह से मंदरजा झैल स्टार्टिंग में ये था कि जो तमाम तजारती बैंक थे उनको नोट जारी करने की इजाज़त थी, जिसकी वजह से मंदरजा मुश्किलात पेश आती थी। कहते थे जो शुरू में थे, जो स्टार्टिंग में जो तजारती कमर्शियल बैंक थे उनको नोट जारी करने की इजाज़त थी, जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो मुश्किलात थी, जो डिफ़िकल्टीज़ थी वो देखने में आती थी। नंबर 1 पे कहता था कि नोटों में यकसानियत नहीं होती थी, आपकी जो नोट होते थे वो उसमें यकसानियत नहीं होती थी, यानी वो इक्वल नहीं होते थे। फिर कहता है नोटों की मिकदार पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, जो नोट थे आपकी उसकी मिकदार पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, जिसकी वजह से मुल्क में फ़रात ज़र पैदा हो जाता था। कहता है कि नोटों में यकसानियत नहीं थी। कहता है नॉट इक्वलेशन इन द आल नोट्स, वैसे नोटों की मिकदार पर कंट्रोल नहीं था। नर्स में कहता है नॉट कंट्रोल ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द नोट्स। उसके बाद किसी से मुल्क में फ़रात ज़र पैदा हो जाता है। फिर कहते हैं नोटों पर आवाम का एतमाद खत्म होता जा रहा था। कहते हैं कि लूज़ कॉन्फिडेंस पब्लिक का, इसमें कहते हैं जो पब्लिक का नोट्स था वो ख़त्म होता जा रहा था। नोटों को अवाम मकबूलियत हासिल नहीं थी, जो नोट थे उसको अवाम मकबूलियत हासिल ना थी। तो कहते हैं कि नोटों में यकसानियत नहीं होती थी, यानी जो इक्वलाइजेशन थी आपकी जो इक्वल थी वो नहीं होती थी। नोटों की मिकदार पर कंट्रोल नहीं होता था, जिसकी वजह से मुल्क में फ़रात ज़र पैदा हो जाता था, यानी जो कंट्री थी उसमें इन्फ्लेशन आना स्टार्ट हो गई। फिर कहते हैं नोटों पर अवाम का एतमाद खत्म होता जा रहा था, जो कॉन्फिडेंस था नोट पर अवाम का जो पब्लिक का वो भी खत्म होता गया। फिर कहते हैं कि नोटों को अवाम में मकबूलियत हासिल ना थी, जो शोहरत थी वो उसमें उसको हासिल ना थी। तो कहते हैं मंदरजा बाला हावियों के हतमे के लिए नोट जारी का मुकम्मल जो इख्तियार है, जो उसको टोटल जो इख्तियार है, जो उसकी फ्रीडम है, वो बेसिकली मरकज़ी बैंक को सौंप दी गई। तो कहते हैं कि मरकज़ी बैंक बेसिकली क्या है कि जो आपकी जो फ्रीडम है टोटली उसको दे दी गई। कहता है कि नोटों को अवाम में मकबूलियत से ना थी, नोटों पर अवाम का एतमाद खत्म होता जा रहा था, नोटों में यकसानियत नहीं होती थी, नोटों की मिकदार पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, जैसे मुल्क में फ़रात ज़र और तफरीत ज़र के मसाइल पैदा हो गए। नोटों पर अवाम के एतमाद यानी जो पब्लिक कॉन्फिडेंस था वो आपका ख़त्म होता जा रहा था। नोटों को अवाम मकबूलियत हासिल आती थी, जो आपके जो मकबूलियत थी का वो फिर वो कहते हैं कि आपकी जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कहता है कि शुरू में तमाम तजारती बैंकों को नोट जारी करने की इजाज़त, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की आपको मुश्किलात पेश आती। नोटों में यकसानियत नहीं होती थी, यानी जो इक्वलाइजेशन नहीं थी आपके नोट्स पे, नोटों की मिकदार पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। आपका जो मुल्क था वो फ़रात ज़र का शिकार होता था, नोटों पर अवाम का एतमाद खत्म होता जाता था, नोटों को अवाम मकबूलियत हासिल ना थी। कि कहते हैं मरकज़ी बैंक के जो नोट जारी करने के असूल हैं बेसिकली वो करेंसी का असूल है, बैंकारी का असूल है। कौन सा असूल है आपका? द प्रिंसिपल ऑफ करेंसी एंड द प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग। कहते हैं एक बैंकारी का असूल है जो अकॉर्डिंग टू बैंकिंग सिस्टम होता है, और एक आपका करेंसी का असूल है, आप एक करेंसी के मुताबिक इसको जारी करते हैं। उसके बाद कहते हैं मरकज़ी बैंक के नोट जारी करने के तरीकों का नाम लिखें। देयर थ्री मेथड ऑफ सेंट्रल बैंक। एक महीना हद का निज़ाम है जिसको आप कहते हैं कि लिमिट आपका निज़ाम मुतनासिब सरमाए का निज़ाम है। फिर वो कहता है कि महीना हद का निज़ाम है, मुतनासिब सरमाए का निज़ाम है, कम इसका मुतनासिब सरमाए का निज़ाम। कहते हैं कि आपकी जो महीना हद है, आपका लिमिट एक सिस्टम है और मुतनासिब सरमाए का निज़ाम है, फिर उसमें कहते हैं कम इसका मुतनासिब सरमाए का निज़ाम है। कहते हैं मरकज़ी बैंक के नोट जारी करने के जो मेथड है वो 3 हैं। एक महीना हद का निज़ाम है, एक मुतनासिब सरमाए का निज़ाम है और एक कम इसका मुतनासिब सरमाए का निज़ाम है। कहते हैं 3 किस्म के जो मेथड हैं बेसिकली वो 3 हैं। कहते हैं मरकज़ी बैंक के नोट जारी करने के तरीकों के नाम 3 हैं। एक महीना हद का निज़ाम है, एक नोट जारी करने का, एक मुतनासिब सरमाए का निज़ाम है और एक कम इसका मुतनासिब सरमाए का निज़ाम। 3 मेथड हैं जो बेसिकली जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो 3 मेथड है नोट जारी करने के। आगे देखिए कहते हैं ज़री पॉलिसी से क्या मुराद है? वो इक़दाम जो महसूस माशी मकासद के असूल के मरकज़ी बैंक के ज़र की मिकदार कंट्रोल करने के लिए करता है वो ज़री पॉलिसी कहलाती है। मॉनेटरी पॉलिसी आपकी वो है, वो इक़दाम जो आप महसूस माशी मकासद यानी जो आपको सोशल ऑब्जेक्टिव हैं या सोशल पर्पज़ हैं उसके लिए करते हैं। कहते हैं महसूस माशी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये असूल के लिए जो मुल्क का मरकज़ी बैंक एतबार को कंट्रोल करता है वो आपका ज़री पॉलिसी यानी उसे ज़री पॉलिसी कहते हैं। कहते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कहलाती है। कहते हैं वो इक़दाम जो महसूस माशी मकासद के असूल के लिए मुल्क का मरकज़ी बैंक जो है वो एतबार की मिकदार कंट्रोल करने के लिए कहता है वो ज़री पॉलिसी कहलाती है। ज़री पॉलिसी कोई से 5 मकासद बताए। कहते हैं कि मुकम्मल रोज़गार प्रोवाइड करता है आपको, मसमूर कीमतों में इस्तेकाम, स्टेबिलिटी इन द प्राइस है, शरह बादला में इस्तेकाम है, यानी जो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एक्सचेंज रेट करेंसी की बैरूनी कदर में इजाफा है, अफरात और तफरीत ज़र से बचाव है। इसमें कहते हैं इन्फ्लेशन, इसमें कहते हैं कि सेव फ्राम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। कहते हैं उन तीनों 4 और 5 से वो आपको सेविंग करता है। कहते हैं मुकम्मल रोज़गार प्रोवाइड करता है, कीमतों में इस्तेकाम को लेकर आता है, शरह बादला में इस्तेकाम लेकर आता है, करेंसी की बैरूनी कदर में इजाफा लेकर आता है, अफरात और तफरीत ज़र से बचाव। कहते हैं फिर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से आपको ये बचाता है। तो कहते हैं कि ज़री पॉलिसी से कोई जो 5 मकासद हैं यानी वो यही है कि आपका मुकम्मल रोज़
रोज़गार प्रोवाइड करता है, कीमतों में इस्तेकाम प्रोवाइड करता है, शरह मुबादला में इस्तेकाम प्रोवाइड करता है, करेंसी की जो बैरूनी कदर है उसमें अफरात और तफरीत ज़र से बचाव करता है। यानी आपकी जो 9 वाला है वो कहता है कि ज़र पॉलिसी के जो मकासद हैं वो एक्सप्लेन किए हमने कि और देती आपके जो 5 मकासद हैं, 5 ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें कहता है कि वो मुकम्मल रोज़गार प्रोवाइड करता है, कीमतों में इस्तेकाम पैदा करता है, शरह मुबादला में इस्तेकाम पैदा करता है, करेंसी की बैरूनी कदर में इजाफा करता है, अफरात और तफरीत ज़र से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन। आगे आप देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें कहते हैं ज़र पॉलिसी के मकासद के तरीके कौन कौन से हैं, डिफाइन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें सबसे पहले कहते हैं शरह सूद की पॉलिसी है, खुले बाजार का अमल है जो कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। नंबर 3 पे कहते हैं महफूज सरमाए के तनासब राशनबंदी होती है। शरह बैंक की भट्टा की पॉलिसी यानी जो लिमिट लगा दी गई जो हद मोहतम है उसकी तब्दीली के बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं जो ज़री पॉलिसी है उसके जो मकदार, नेक्स्ट वो कहते हैं कि ज़री पॉलिसी के जो मकदारी तरीके हैं, जो क्वान्टिटिव मेथड हैं उसके कौन कौन से मेथड हैं, तो वो मैंने आपको बताए हैं, हमने पढ़े हैं। शरह सूद की पॉलिसी होती है, खुले बाजार का अमल है, महफूज सरमाए के तनासब में तब्दीली है, राशनबंदी है, और शरह बैंक की जो भट्टा की पॉलिसीज़ हैं उसको है। ज़री पॉलिसी के अमूमी यानी वस्फी तरीके कौन से, जो क्वान्टिटेटिव मेथड है वो कौन कौन से कहते हैं। बराह रास्त इक़दाम कहते हैं डायरेक्ट एक्शन लेता है, फिर वो कहते हैं नशो शात करते इसमें एडवर्टाइजमेंट करता है। नंबर 3 पे कहते हैं हिलाकी तरगीब देता है, और नंबर 4 पे कहते हैं कर्ज़ों पर पाबंदी लगाता है, यानी जो कर्ज़ों पर पाबंदी है यानी आपकी जो कर्ज़ है उस पर पाबंदी लगाते हैं, हर तरीका कंट्रोल करता है। हद मुहतम में चेंज इन द आपकी जो यानी लिमिटेशन है, यानी आपका जो रेशो है या आपके हद मुहतम है उसमें लिमिट हद मुहतम में तब्दीली करता है। इसमें कहते हैं कि बराह रास्त इक़दाम करता है, नशो शात करता है, हिलाकी तरगीब देता है, कर्ज़ों पर पाबंदी करता है, फिर उसके बाद कहते हैं धाबी तरीका कंट्रोल करता है, हद मुहतम में तब्दीली करता है। इसमें कहते हैं ज़र पॉलिसी के तरीके खुले बाजार के अमल से क्या मुराद है। कहते हैं खुले बाजार के अमल में मरकज़ी बैंक मुल्क में ज़र की मिकदार को कम या ज़्यादा करके सरकारी कफालत दफर करता है। कहते हैं जो खुला बाजार का अमल है, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, उसमें जो मरकज़ी बैंक है, जो आपका सेंट्रल बैंक है, वो ज़र की मिकदार को यानी जो आपकी पैसे की मिकदार है, जो आपकी मनी की मिकदार है, उसको कम या ज़्यादा करके सरकारी कफालतों की फरोख्त करता है। जब मुल्क अफरात ज़र का शिकार होता है तो मरकज़ी बैंक कफालतों को फरोख्त कर देता है, और जब वो तफरीत ज़र का शिकार होता है तो कफालतों को खरीद लेता है। तो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कहते हैं कि आपकी जो है ना खुला बाजार का जो अमल है उसमें वो कहते हैं कि मरकज़ी बैंक मुल्क में ज़र की मिकदार को कम या ज़्यादा करने के लिए जो सरकारी कफालतें हैं उसको ही खरीदो फरोख्त करता है, और जो मुल्क अफरात ज़र का शिकार हो तो मरकज़ी बैंक कफालतों को फरोख्त कर देता है, और जो मुल्क तफरीत ज़र का शिकार हो तो वो उसको जो है मरकज़ी बैंक कफालतों की ही खरीद लेता है। यानी जब आपकी कंट्री इन्फ्लेशन का शिकार होती है तो वो क्या करता है, कफालतों को बेच देता है, और जब आपकी कंट्री डिफ्लेशन का शिकार होती है तो वो कफालतों को खरीद लेता है, यानी वो बाइंग एंड पावर जो है वो उसमें यूज़ करता है। उसको कहते हैं ज़री पॉलिसी का तरीका इंतहाबी कंट्रोल की वजाहत करें। कहते हैं ज़री पॉलिसी के जो तरीका इंतहाबी कंट्रोल की वजह कहते हैं इसको डिफ़ाइन करे, इसको एक्सप्लेन करे कौन। कहते हैं इस तरीके के मुताबिक सार्फिन की जो क़ुव्वत खरीद है उसको कम या ज़्यादा करके ज़र को कंट्रोल किया जाता है। कहते हैं जो ये मेथड है, ये जो तरीक़ाकार है, इस तरीके के मुताबिक आपकी जो क़ुव्वत खरीद है उसको कम या ज़्यादा करके आपकी जो ज़र है उसको कंट्रोल किया जाता है। जब ज़र की रसद को कम करना हो तो मकसूद हो तो शेयर की रसद शायद कर दी जाती है, और ज़र की रसद को बढ़ाने के लिए शेयर की जो शराइत है वो नरम कर दी जाती है। तो कहते हैं आपका जो मरकज़ी बैंक है वो बेसिकली कहता है इस तरीके के मुताबिक जो सार्फिन है, जो आपके कस्टमर हैं, उसकी क़ुव्वत खरीद को जो कम है ये ज़्यादा करके जो ज़र की रसद है यानी जो ज़र है, जो आपका मनी है, उसको कंट्रोल किया जाता है। जब आप उसकी सप्लाई को बढ़ाना चाहें तो आप उसकी जो है वो मकसूद शेयर की रसद सद कर देते हैं, यानी आप उसकी जो शराइत हैं उसको आप डिफ़िकल्ट बना देते हैं, सद कर देते हैं, जिससे आपकी जो ज़र की रसद को अगर आप बढ़ाने चाहते हैं, शेयर की हराते हैं, उस रसद को कम करना हो, सप्लाई को कम करना हो, तो मकसूद अशिया की खरीद शराइत जो है वो सद कर दी जाती है, और जब रसद को बढ़ाना हो तो अशिया की शराइत जो है नरम कर दी जाती है। तो कहते हैं कि ज़री तरीके का जो पॉलिसी है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि जो इंतहाबी का कंट्रोल है उसमें सार्फिन को जो बाइंग एंड सेलिंग जो पावर है, उनकी जो परचेजिंग पावर है उसको कम या ज़्यादा किया जाता है। कि जब ज़र की रसद को बढ़ाना होता है तो वो इसकी अशिया की शराइत कर देते हैं, और जब ज़र की रसद को कम करना होता है तो इन अशिया की जो शराइत है वो नरम कर दी जाती है। बेसिकली वो बताते हैं कि अशिया की नरम और जो सख्त शराइत है वो उसके मुताबिक वो काम करते हैं। आगे आता है हिसाबगर की तरीफ। कहते हैं जो डिफ़ाइन क्लियरिंग हाउसिंग सिस्टम, कहते हैं डिफ़ाइन करें जो क्लियरिंग हाउस है उसको बताएं कि वो क्या है। तो कहते हैं कि मरकज़ी बैंक का वो शुबा जहाँ मेंबर बैंक को मालियती इदारों के नुमाइंदे हिसाबात करने के लिए इकट्ठे होते हैं, हिसाबगर कहते हैं कि आपका क्लियरिंग हाउस बेसिकली क्या है, जहाँ पर आपके मेंबर बैंक के नुमाइंदे
या मरकज़ी बैंक का वो शुबा जहाँ बैंकों और मालियाती इदारों के नुमाइंदे आपस में मिलकर हिसाबात करते हैं, वो इकट्ठे होते हैं, हिसाब करते हैं, यानी वो जो बैठ के मिलकर जुल के हिसाबात करते हैं, यानी वो जो क्लियरिंग हाउस करते हैं, जो क्लियरिंग करते हैं आपस में बातचीत करते हैं, उसके मुताबिक वो हिसाब करके लाता है, यानी क्लियरिंग हाउसिंग सिस्टम में ये तमाम किस्म की चीज़ें शामिल होती है। फिर कहते हैं हिसाब करके फ़ाइल बताएं, कहते हैं कि डिफाइन द बेनिफिट्स ऑफ क्लियरिंग हाउसिंग सिस्टम, कहते हैं जो बेनिफिट्स हैं क्लियरिंग, कहते हैं क्लियरिंग हाउसिंग सिस्टम के जो बेनिफिट्स हैं उसको 1 बाय 1 बताएं कि वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे कहते हैं महफूज ज़र नकद, वो ज़र नकद को महफूज करता है, इंतकाली ज़र में आसानी करता है, यानी जो आपकी मनी आपकी ट्रांसफरेबल है उसमें उसको एक जगह से दूसरी जगह करने में आसानी पैदा फरमाता है। नंबर 3 पे कहता है वक्त और मेहनत की बचत करता है, इसमें कहते हैं टाइम सेव और उसमें जो आपकी हार्डवेयर की उसकी वजह कहते हैं ज़्यादा कर्जे जारी करता है, चोरों की वारदात जो चोरी की वारदात है उस पर कंट्रोल करता है और ज़र एतबार पर कंट्रोल करता है। तो क्या कहते हैं महफूज ज़र नकद करता है, इंतकाली ज़र में आसानी पैदा करता है, वक्त और मेहनत की बचत करता है, इसमें कहते हैं ज़्यादा कर्जे जारी करता है, चोरी की वारदात पर कंट्रोल करता है और ज़र एतबार पर कंट्रोल करता है। कहते हैं जो आपका क्रेडिट क्रिएशन है, जो कंट्रोल क्रेडिट है उसको कंट्रोल करता है। यानी वो कहते हैं कि हिसाब करके जो फ़ायदा डिफाइन द बेनिफिट्स ऑफ क्लियरिंग हाउसिंग सिस्टम थे। नंबर 1 पे कहता है महफूज ज़र नकद है, इंतकाली ज़र में आसानी है, इसमें कहते हैं जो आप ट्रांसफरेबल अमाउंट है उसमें आपको आसानी होती है, वक्त और मेहनत की बचत करता है, ज़्यादा कर्जे देता है, चोरी की वारदात पर कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि एतबार पर कंट्रोल करता है। उसके बाद आते हैं मरकज़ी बैंक के फ़र्ज़ ज़र बादला की हिफाजत करें, कहते हैं ज़र बादला से मुराद दूसरे माली की करेंसी है, सोने चांदी की शक्ल में गैर मुल्की सिक्के होते हैं। कहते हैं ज़र बादला से मुराद फॉरेन एक्सचेंज से मुराद आपके दूसरे माली की जो करेंसी है, आपके जो दूसरे मालिक है उसकी जो करेंसी है सोने चांदी शक्ल में गैर मुल्की सिक्के हैं, यानी जो आपके जो सोने चांदी की शक्ल में आपके गैर मुल्की सिक्के होते हैं वो आपकी ज़रिए मुबादला कहलाता है, यानी उसका जो मुहाफिज़ है, यानी कोई जो गैर मुल्की सिक्के होते हैं, यानी वो अपनी आपकी कंट्री के अपने सिक्के नहीं हैं, ये कॉइन्स नहीं हैं, बल्कि आपकी जो गैर मुल्की करेंसी है उसके सिक्के हैं। फिर आगे वो कहता है वो क्या होता है कि बैन अक़वामी यानी बैन अक़वामी जो तजारत है में अदायगी के लिए ज़र बादला की ज़रूरत है, आपको जो फ़ॉरेन पेमेंट्स करते हैं उसमें आपको अदायगी के लिए ज़र बादला की ज़रूरत होती है। मरकज़ी बैंक मुल्क में ज़र बादला की हिफाजत करता है और अदायगी के लिए ज़र बादला महफूज रखते कहते हैं क्या करता है कि जो बैन अक़वामी तजारत है, जो आपकी इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें अदायगी के लिए आप ज़र बादला की आपको ज़रूरत होती है, यानी आपको जो फ़ॉरेन सिक्के हैं या फ़ॉरेन पेमेंट्स उसकी ज़रूरत होती है। फिर इसमें कहते हैं कि जो मरकज़ी बैंक है, जो आपका सेंट्रल बैंक है, वो ज़र बादला की हिफाजत करता है और अदायगी के लिए ज़र बादला की महफूज रखता है। तो बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है वो इसमें क्या, यानी वो जो ज़र बादला की हिफाजत को महफूज रखता है, मरकज़ी बैंक मुल्क में ज़र बादला की हिफाजत करता है, यानी जो आपका फ़ॉरेन एक्सचेंज है, रेट है, उसको वो कंट्रोल करता है और अदायगी के लिए ज़र बादला महफूज रखता है। इसमें कहते हैं कि पेमेंट के लिए जो है वो आपका जो फ़ॉरेन एक्सचेंज है, आपका जो पेमेंट के लिए फ़ॉरेन रेट्स है, जो ज़र बादला है उसको महफूज रखता है। नंबर 17 पे वो कहता है कि नोट जारी करने के तरीके महीना हद के निज़ाम से क्या मुराद है, कहता है जो लिमिटेड है आपका लिमिट, सब इसके बाद कहते हैं कि जो लिमिट ला है, यानी जो आपका महीना हद का निज़ाम है, एक होता है कि फिक्सड सिस्टम, एक आपका जो है वो लिमिटेड सिस्टम है, और उसके बाद बाकी जो तीसरा सिस्टम इसकी बात करता है। कहता है महीना हद के निज़ाम में हुकूमत बगैर धाती ज़र के नोट जारी करने की खात्मा करने के लिए कहते हैं कि हुकूमत क्या करती है, आपकी गवर्नमेंट क्या करती है, जो बगैर धाती ज़र के नोट जारी करने की खात्मा कर लेती है, लेकिन इस हद तक जायशुदा नोटों के लिए हुकूमती कफ़ालतों को महफूज किया जाता है। कहते हैं क्या होता है मीना हद का निज़ाम, जो आपका लिमिटेड आपका निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो हुकूमत बगैर धाती ज़र, यानी हुकूमत क्या करती है, जो गवर्नमेंट क्या करती है, वो बगैर धाती आपकी जो बगैर धाती ज़र के नोट जारी करने की खात्मा कर लेती है, लेकिन इस हद तक जायशुदा नोटों के लिए हुकूमती कफ़ालतों को महफूज किया जाता है। महीना हद के बाद जायशुदा नोटों के लिए 100% आपको सोना महफूज रखना ज़रूरी होता है। कहते हैं क्या होता है, जबकि महीना हद है जो आपकी लिमिटेड सिस्टम है उसके लिए आपको जायशुदा नोटों के लिए 100% रखना ज़रूरी है। कहते हैं महीना हद का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो बगैर धाती ज़र के नोट के जरिए के तहत मुकर्रर कर लेते, एक लिमिट मुकर्रर कर लेता है, लेकिन इस हद तक जायशुदा नोटों के लिए हुकूमती कफ़ालतों को महफूज किया जाता है। ये जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उसको आप सेव कर लेते हैं। कहते हैं महीना हद के बाद जायशुदा जो नोट हैं, आपकी जो नोटिस होते हैं, नोट हैं, उसके लिए आपको 100% सोना महफूज रखना, यानी आपको 100% अपने पास जो रिज़र्व आपको रखना पड़ता है। जो कहता है कि नोट जारी करने का ये जो तरीका है, जो महीना हद का निज़ाम है, वो एक हद मुकर्रर कर लेता है, लेकिन इस हद तक जायशुदा नोटों के लिए आपको हुकूमती कफ़ालतों को महफूज रखना पड़ता है। महीना हद के बाद जायशुदा नोटों के लिए 100% आप सोना महफूज रखते हैं, यानी आप गोल्ड जो है वो आप महफूज रखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर वो कहते हैं कि जो महीना हद का निज़ाम है, इसमें होता है कि आपको जायशुदा कफ़ालतों को महफूज रखते हैं। इस महीना हद के बारे में आपको 100% सोना अपने जो गोल्ड है वो पास रखना होता है और इसके मुताबिक आपको काम करना पड़ता है। तो कहते हैं कि क्या होता है कि आपके जायशुदा जो नोटिस हैं उनके लिए 100% सोना महफूज रखना ज़रूरी है। नोट जारी करने के तरीके में मुतनासिब सरमाए के निज़ाम से क्या मुराद है, इस निज़ाम के तहत मरकज़ी बैंक एक महसूस तनासब में सोना और चांदी रखने के बाद नोट जारी करता है। कहते हैं इस सिस्टम में आपका जो मरकज़ी बैंक है, जो आपका सेंट्रल बैंक है, बेसिकली वो एक महसूस तनासब में सोना और चांदी महफूज रख कर नोट जारी करता है। और नोट जारी करने के लिए अमूमन महफूज सरमाए के तनासब की शरत 30 से 40% होती है, यानी वो जो नोट है उसका जो निज़ाम है वो कहते हैं कि उसमें आपको एक महसूस जो तनासब है और सोना से रखने में सोने की तो 40 से रखना पड़ता है। कहते हैं इस सिस्टम के तहत इस
निज़ाम के तहत मरकज़ी बैंक एक महसूस तनासब में सोना चांदी रखने के बाद नोट जारी करता है। नोट जारी करने के लिए अमूमन तनासब जो है सरमाए की जो तनासब की शरह है वो 30 से 40% होती है। फिर कहते हैं फ़रात ज़र इसके असरात बताएं। कहते हैं कि डिफ़ाइन इन्फ्लेशन, कहते हैं डिफ़ाइन इन्फ्लेशन एंड इट्स इफेक्ट्स। उसमें कहते हैं फ़रात ज़र इसके असरात बयान करें कि वो कौन कौन से हैं। कहते हैं अगर किसी मुल्क में ज़र की मिकदार में इजाफा हो जाए तो मुल्क की फ़रात ज़र का शिकार हो जाता है, जिससे महंगाई का मसला पैदा होता है। तो कहते हैं अगर आपके मुल्क में ज़र की मिकदार में इजाफा हो जाए, यानी जो आपके पैसा है वैल्यूएशन है उसमें इजाफा हो जाता है, तो मुल्क आपका फ़रात ज़र का शिकार हो जाता है, जिससे महंगाई का मसला पैदा होता है। और क्या क्या होता है, आपका फ़रात ज़र से जो है महंगाई का मसला पैदा होता है, आपकी इकॉनमी डाउन हो जाती है, आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, मुल्क टोटल जो है वो महंगाई की लपेट में आ जाता है। तो कहते हैं कि इसकी फ़रात ज़र बेसिकली वही होता है कि जब आपके पैसे की वैल्यू है उसमें बेसिकली होता तो इजाफा है, लेकिन आपकी जो कंट्री है उसमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, आपकी जो एक फ़रात ज़र है उसमें ये होता है कि आपकी जो इकॉनमी है वो डाउन हो जाती है, यहाँ ज़र की मिकदार में इजाफा होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी फ़रात ज़र में आती हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ जो 20 है आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो उसको डिस्कस करते हैं। वो कौन सा है, वो कहता है तफरीत ज़र और इसके सराब। ये स्टूडेंट बेसिकली उससे उल्ट है। क्या है, उससे उल्ट है। कहते हैं कि अगर ज़र की मिकदार में कमी हो जाए तो मुल्क तफरीत ज़र का शिकार हो जाता है और मुल्क में सरमायाकारी कम हो जाती है। कहते हैं कि ज़री पॉलिसी अगर ज़र की मिकदार में कमी हो जाए, कहता है कि अगर आपका जो ज़र है, आपका जो पैसा है उसमें कमी हो जाती है तो आपका जो मुल्क है वो तफरीत का शिकार हो जाता है, यानी वो डिफ्लेशन का शिकार हो जाता है। कहता है विक्टिम ऑफ डिफ्लेशन हो जाता है। तो कहता है कि अगर आपकी कंट्री में, आपकी मुल्क में जो ज़र की मिकदार में कमी है होती है तो मुल्क तफरीत ज़र का शिकार होता है, मुल्क में सरमायाकारी कम हो जाती है। तो बेसिकली कहते हैं तफरीत ज़र इसके साथ यही है कि अगर जो आपकी ज़र की मिकदार में कमी हो जाती है मुल्क तफरीत ज़र का शिकार और मुल्क में सरमायाकारी आपकी कम हो जाती है। सरमायाकारी है जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी कम हो जाती है। ज़री पॉलिसी के तरीक़ों के कौन कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 पे कहता है मिकदारी तरीके हैं, नंबर 2 पे कहता है अमूमी तरीके हैं। नंबर 1 पे क्या कहता है, आपके मिकदारी तरीके हैं यानी आपकी क्वान्टिटेटिव मेथड है। अमूमी तरीके उसमें कहते हैं क्वालिटेटिव मेथड है। इसमें कहते हैं कि नंबर 1 पे आपका मिकदारी तरीके हैं जिसमें आपका क्वांटिटेटिव मेथड है। नंबर 2 पे कहता है अमूमी तरीके हैं जिसमें आपका कहता है क्वालिटेटिव मेथड है। तो कहता है ज़री पॉलिसी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जो सबसे पहला मिकदारी तरीका है, अमूमी तरीका। मिकदारी तरीक़ों में आपका खुले बाज़ार का अमल शामिल है, महफूज सरमाए के तनासब में तब्दीली है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, राशनबंदी है और इस तरह के है। लेकिन अमूमी तरीक़ों में बेसिकली आपके जो ऑपरेशन शामिल होते हैं वो कहता है कि वो डायरेक्ट एक्शन लेता है, नशोशात करता है, लिमिट लगा देता है, फ़िरस्ती बैंक को गैर फ़िरस्ती करार दे देता है, वो इस तरह के काम करता है। तो ये दोनों मेथड जो हैं बेसिकली आपके ज़री पॉलिसी के मेथड हैं, इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। उसके बाद कहते हैं कि ज़री पॉलिसी के अमूमी तरीक़ों से क्या मुराद है। अच्छा, मिकदारी तरीके कौन से हैं। मिकदारी तरीक़ों से मुराद ऐसे तरीके हैं जो बराह रास्त ज़र की कदर में कमी बेशी करने के लिए इस्तेमाल किए। मैंने बताया है आपको कि मिकदारी तरीके वो हैं जो बराह रास्त ज़र की कदर में कमी बेशी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन है, भट्टा की पॉलिसी है। उसके अलावा जो है वो आपका राशनबंदी है या हद मुंतमा में तब्दीली है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी ज़री पॉलिसी के जो मिकदारी तरीके हैं उसमें शामिल हैं। आगे ज़री पॉलिसी के जो अमूमी तरीके हैं, जिन्हें आपके जो क्वांटिटेटिव मेथड हैं, जो वस्फ़ी तरीके हैं, उसमें कहता है कि नशोशात में बचत, कहता है कि नशोशात में बचत है। फिर उसके अलावा ये ऐसे तरीके हैं जिनमें मरकज़ी बैंक कर्ज़ों को सिर्फ महसूस मकासद के असूल के लिए, सिर्फ आपकी जो कॉमन मेथड, वो कहते हैं कि सिर्फ महसूस मकासद के असूल के लिए जारी करने के काम जारी करते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे तरीके हैं जिनमें मरकज़ी बैंक, आपका सेंट्रल बैंक जो सिर्फ महसूस मकासद के के लिए जारी करने के काम जारी करता है, यानी जो कर्ज़ आपको देता है, यानी कर्ज़ जारी करने के लिए जो काम जारी करता है वो आपके मरकज़ी बैंक होते हैं। वो कर्ज़ों को सिर्फ महसूस मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। तो ज़री पॉलिसी बेसिकली आपकी जो मॉनिटरी पॉलिसी है वो यही है। कहता है कि अमूमी तरीक़ों से मुराद ऐसे तरीक़ाकार हैं जो मरकज़ी बैंक कर्ज़ों को सिर्फ महसूस मकासद के असूल के लिए, यानी सिर्फ आपके जो थोड़े किस्म के मकासद हैं उसके हसूल के लिए जारी करता है। तो ज़री पॉलिसी के जो अमूमी तरीके हैं, जो वस्फ़ी तरीके हैं, जो क्वालिटेटिव मेथड हैं, वो मेथड होते हैं जो सिर्फ आप महसूस मकासद के असूल के लिए जारी करते हैं। इसमें आपका वो डायरेक्ट एक्शन नहीं है, तो उस किस्म के तमाम चीज़ों जो है वो इसके अंदर लेता है या उसकी चीज़ के बारे में बातचीत करता है। आगे कहते हैं कि हद मुहतम से क्या मुराद है, यानी जो आपकी लिमिट होती है उससे क्या मुराद है। तो हद मुहतम से मुराद कर्ज़ और कर्ज़े की पेश की जाने वाली कफ़ालत की मालियत के दरमियान फ़र्क है। कहते हैं जो
कर्ज़े हद मुहततम से मुराद बेसिकली वो हद मुहततम होती है जिससे आप कर्ज़े और कर्ज़े के दरमियान जो फ़र्क है, उसकी मालियत के दरमियान जो डिफरेंस है, उसको आप कहते हैं, यानी आपकी जो लिमिट लगाई जाती है, यानी हद मुहततम कर दीजिए कि आपने इस हद को क्रॉस नहीं करना, ये हद मुहततम है, आपकी एक लिमिट होती है, वो आप लिमिट लगा देते हैं कि हद मुहततम से मुराद कर्ज़े और कर्ज़े के लिए पेश की जाने वाली कफ़ालत के दरमियान एक जो मालियत है, जो पैसा है, एक मालियत है, उसके दरमियान एक फ़र्क है। तो वो कहता है कि हद मुहततम से मुराद क्या है, बेसिकली कर्ज़े के लिए पेश की जाने वाली मालियत कफ़ालत के दरमियान एक मालियत का फ़र्क है। उसके बाद कहते हैं निफ्ट से क्या मुराद है, आपको जो नेशनल इंस्टीट्यूट है ट्यूशनल फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, वो बेसिकली क्या है, तो कहते हैं कि निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ट्यूशनल फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एक एजेंसी है जो पाकिस्तान में हिसाब करके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर तकरीबन 80% फ़राइज़ अंजाम दे रही है। तो कहते हैं कि यानी वो क्या कहते हैं कि निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड एक एजेंसी है जो पाकिस्तान में हिसाब करके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर 80% फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। जो ड्यूटीज़ हैं वो 80% ड्यूटीज़ अपने इस फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। तो वो कहता है कि निफ्ट बेसिकली एक नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी है जो पाकिस्तान में हिसाब कर रही है, जो पाकिस्तान में जो आपका हिसाब घर है, जो क्लियरिंग सिस्टम है, उसमें आपके पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर तकरीबन 80% फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। जो 80% जो है वो ड्यूटीज़, यानी जो भी ड्यूटीज़ हैं, जो ड्यूटीज़ हैं वो सारी अंजाम देने की कोशिश कर रही हैं। तो कहता है कि उनको सर अंजाम दे रही हैं, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर तकरीबन 80% नुमाइंदे जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम दे रही है। मरकज़ी बैंक को बतौर हुकूमत बैंक की वजाहत करिए, कहते हैं जो मरकज़ी बैंक है वो बतौर हुकूमत का जो बैंक है, जो गवर्नमेंट का बैंक है, उसके ज़रिए उसकी एक्सप्लेनेशन करें, उसको वजाहत करें कि वो क्या है। कहते हैं मरकज़ी बैंक हुकूमत के बैंक के तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, जो यानी जो उसकी ड्यूटीज़ हैं उसको सर अंजाम देता है। वो कौन सा नंबर 1 पे कहता है हुकूमत की अमानतें वसूल करना, डिपॉजिट रिसीव फ्राम पीपल, हुकूमत को कर्ज़े जारी करना, इशुएंस लोन टू गवर्नमेंट, गैर मुल्की कर्ज़े का बंदोबस्त करना और हुकूमती सरमाया की मुंतकली करना, हुकूमत का माली मुशीर होना, हुकूमत के मानते वसूल करना है, हुकूमत को कर्ज जारी करना और गैर मुल्की कर्ज़े का बंदोबस्त करना, यानी जबकि जो फ़ॉरन लोन है उसका कहता है बंदोबस्त करना और हुकूमती सरमाया की मुंतकली करना है, यानी जो आपकी गवर्नमेंट के सरमाया है, जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है उसकी मुंतकली करना है। हुकूमत का माली मुशीर होना, यानी जो हुकूमत का है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र भी कहलाता है। तो वो कहते हैं कि मरकज़ी बैंक हुकूमत के बैंक के तो मुख्तलिफ़ किस्म की ड्यूटीज़ सारे अंजाम देता है, जिसमें वो कहता है हुकूमत के मानते वसूल करता है और हुकूमत को कर्ज़े जारी करता है, गैर मुल्की कर्ज़े का बंदोबस्त करके देता है। उसके अलावा हुकूमत की जो सरमाया की मुंतकली है, यानी जो द लोन या उसमें कहते पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द ट्रांसफर वन प्लेस टू एनदर, कहते हैं शरह बैंक से क्या मुराद है। शरह बैंक से मुराद ऐसी शरह जिसमें मरकज़ी बैंक फरिश्ते बैंक की हुंडी बटा लगाता है, इन्हें कर्ज़ेदा शरह बैंक कहलाती है। कहते हैं ऐसी शरह जिस पर मरकज़ी बैंक फरिश्ते बैंकों की हुंडी पर दोबारा बटा लगाता है और उन्हें कर्ज़ देता हो, शरह बैंक कहलाती है। जो एक्सचेंज रेट आपका जो बेसिकली वो है कि ऐसी शरह जिस पर मरकज़ी बैंक फरिश्ते बैंकों को हुंडी पर दोबारा बटा लगाने की सहूलत देता है, उन्हें कर्ज़ देता हो, वो आपकी शरह बैंक कहलाती है, यानी जो एक्सचेंज रेट है वो बेसिकली आपका कहलाता है। उसके बाद कहते हैं कि महफूज़ नकद के मुहाफ़िज़ से क्या अमराद है। मरकज़ी बैंक मुल्क के तमाम जो फ़रिश्ती बैंक हैं, कहते हैं कि जो मरकज़ी बैंक है मुल्क के तमाम फ़रिश्ती बैंकों के मुहाफ़िज़ का नज़र का मुहाफ़िज़ है। तमाम फ़रिश्ती बैंक अपने पास जमाशुदा मानदों के ख़ास तनासब महफूज़ नकद मरकज़ी बैंक के पास जमा करवा देते हैं। तो क्या होता है कि मरकज़ी बैंक कहते हैं मुल्क के तमाम फ़रिश्ती बैंकों के मुहाफ़िज़ नकद मुहाफ़िज़ है। तमाम फ़रिश्ती बैंक अपने पास जो जमाशुदा मानते हैं उसका एक ख़ास तनासब महफूज़ नकद के तौर पर मरकज़ी बैंक के पास जमा करवाना स्टार्ट करते हैं। फ़रात ज़र की शरह की तारीफ़ करें, कहते हैं जिस शरह से ज़र की दरिया कीमतों में इजाफा हो रहा है उसे फ़रात ज़र की शरह कहते हैं। कहते हैं जिस शरह से, जिस रेशो से आपकी ज़र की दर में कीमतों में इजाफा होता है उसे फ़रात ज़र की शरह कहते हैं, यानी जो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी उसे इन्फ्लेशन की रेशो कहते हैं। तो वो कहता है कि बैंकों की आखिरी पनाहगाह की तारीफ़ करें। मरकज़ी बैंक फ़रिश्ते बैंकों के लिए आखिरी पनाहगाह के तौर पर काम करते हैं। कहते हैं जो मरकज़ी बैंक है, जो आपका सेंट्रल बैंक है, वो आपकी जो फ़रिश्ती बैंक है, यानी जो आपका स्केजुअल बैंक है, उसके लिए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट के तौर पर काम करते हैं। जब भी फ़रिश्ती बैंकों को कर्ज़ी सरमाया की ज़रूरत होती है वो मरकज़ी बैंक से कर्ज हासिल कर लेते हैं। तो कहते हैं मरकज़ी बैंक फ़रिश्ती बैंकों के लिए आखिरी पनाहगाह के तौर पर काम करते हैं, यानी ऑफ द लैंड ऑफ द लास्ट रिजोर्ट के तौर पर काम करते हैं। जब भी फ़रिश्ती बैंकों को कर्ज़ सरमाया की ज़रूरत होती है, कहते हैं जब भी आपके स्केजुअल बैंक है उनको कर्ज़ लोन या जो है इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है तो वो मरकज़ी बैंक से कर्ज हासिल कर लेते हैं। तो वो बेसिकली क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है आपका वो फ़रिश्ती बैंकों के लिए आखिरी पनाहगाह साबित होता है। जब भी फ़रिश्ती बैंक को कर्ज़ सरमाया की ज़रूरत होती है तो वो मरकज़ी बैंक से कर्ज हासिल कर लेते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि पहला मरकज़ी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कब कायम हुआ। देखें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1 जुलाई 1948 को कायम हुआ। बेसिकली आपका 1947 में आपका जो है वो क्या उसको कहते हैं
पाकिस्तान वजूद में आया था तो सबसे पहले स्टेट बैंक हर कंट्री ने क्या स्टार्ट कर दिया कि अपने अपने तौर पर जो बैंक था उसने पैसे छापना शुरू कर दिए, अपने रूल्स रेगुलेशंस को बनाना शुरू कर दिया। इस के पेश नज़र फिर क्या हुआ कि जो आपकी एक कमेटी बैठी है, इस कमेटी में इजलास हुआ या उस कमेटी में इजलास के दौरान ये डिसीजन लिया गया कि आपका जो स्टेट बैंक है फिर इसकी जो मंजूरी की गई थी वो ऐसा ऐसा फिर कहते सबसे पहले आपका स्टेट बैंक स्टार्ट हुआ। फिर जो पाकिस्तान में सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 1948 को कायम हुआ, जबकि रिस्क बैंक ऑफ स्वीडन 1656 में कायम हुहुआ और इसे 1668 मरकज़ी बैंक का दर्जा हासिल कहते हैं। जो रिस्क बैंक ऑफ स्वीडन है वो 1656 में कायम हुआ था, यानी जो उसकी एग्जिस्टेंस थी वो इतनी तो जो है वो जो कायम हो गया वो इतने में कायम हुआ। फिर कहते हैं 1668 में मरकज़ी बैंक का दर्जा हासिल हुआ, नहीं जिसका शुमार कदीम मरकज़ी बैंक के तौर पर किया जाता है। तो कहते हैं जिसका शुमार है जिसको इंक्लूड है वो कदीम मरकज़ी बैंक के तौर पर किया जाता है। फिर उसके बाद तो स्टूडेंट आज का ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का टॉपिक था, जिसमें हमने 4th चैप्टर के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। यानी इसमें हमने सबसे पहले हमने देखा कि मरकज़ी बैंक की तारीफ से बताई, हमने मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिनेशंस को डिस्कस किया है, हमने मरकज़ी बैंक के असूल देखे हैं, फिर हमने देखा है कि ज़री पॉलिसी से क्या मुराद है, उसके तरीके कौन से, उसके आपको कौन कौन से मकासद हैं, हिसाब घर की तारीफ देखी, हिसाब घर के फ़वाइद को डिस्कस किया। उसके अलावा हमने फ़रात ज़र को भी डिस्कस किया, तफरीत ज़र को डिस्कस किया। उसके अलावा इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं, उनके जो असरात हैं उनको डिस्कस किया, कौन कौन से पॉलिसी को तरीक़ों के जो कितने हिस्सों में तकसीम किया गया वो भी देखा है। ज़री पॉलिसी के अमूमी तरीके देखे हैं, उसके बाद मिक़दारी तरीक़ों को डिस्कस किया, निफ्ट से क्या मुराद है वो भी देखा है, मुततम से क्या मुराद है वो देखा, शरह बैंक से क्या मुराद है, शरह बैंक की मुट्टा की पॉलिसी से क्या मुराद है। तो ये सारा टॉपिक आज हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक था और आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।